Hello students, welcome back to EVS class. Myself Dr. Harkrishan from Government National College सिरसा। जैसा कि आपको याद ही होगा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। थोड़ा सा हम अपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने एनर्जी के बारे में बेसिक बातें जानी थी कि एनर्जी है क्या। तो हमने बताया था कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू द वर्क मीन्स कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा का नाम देते हैं। ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देन हमने ये भी डिस्कस किया कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। द रिसोर्सेज विच स्टोर एनर्जी और दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। दोज रिसोर्सेज आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स वो संसाधन जिनके अंदर ऊर्जा स्टोर की हुई है, वो किसी भी फॉर्म में ऊर्जा, चाहे वो तापमान की फॉर्म में, चाहे वो पावर की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, ऐसे संसाधन को हम एनर्जी रिसोर्सेज का नाम देते हैं। फिर हमने बहुत से अलग अलग प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय मीन्स वो रिसोर्सेज जिनको रीन्यू किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है, उनको हमने रीन्यूएबल या नवीकरणीय एनर्जी रिसोर्सेज का नाम दिया। और वो रिसोर्सेज जिनको रीन्यू नहीं किया जा सकता, उनको हमने अनवीकरणीय का नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का नाम दिया। उसके बाद हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के बारे में डिस्कस किया मीन्स जो काफ़ी टाइम से यूज होते आ रहे हैं, हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से यूज होते आ रहे हैं, उनको हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के नाम से जानते थे। देन हमने वेरियस टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी है जिसको हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि सन से जो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में मिलती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत से अपने नॉर्मल एक्टिविटी में, इंडस्ट्रीज़ में, हाउस होल्ड में हम उपयोग कर सकते हैं। उसकी कुछ एक एडवांटेजेस देखी थी कि ये कहीं भी उपयोग की जा सकती है, कभी भी उपयोग की जा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा इस पे खर्चा या इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इसकी डिसएडवांटेज थी कि ये सिर्फ सनी वेदर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वेदर ख़राब है, क्लाउड्स हैं या नाइट टाइम है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने हाइड्रो एनर्जी, पन बिजली ऊर्जा के बारे में स्टडी किया कि डैम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा करके उससे आगे टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन की हेल्प से फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या पन बिजली ऊर्जा का नाम देते हैं। देन हमने डिस्कस किया विंड एनर्जी के बारे में, जिसको पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा का नाम भी देते हैं, जिसमें हमने देखा कि जिन क्षेत्रों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, अधिक हवाएं चलती हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। वो पवन चक्कियाँ हवा की सहायता से घूमती हैं, उनके साथ आगे टरबाइंस लगे होते हैं। टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम आगे डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हम भूतापीय एनर्जी के नाम से जानते हैं, कि हमारी पृथ्वी का जो कोर है, अर्थ का कोर, वहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर है। हम उस टेम्परेचर की हेल्प से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। स्टीम टरबाइंस को घुमाएगा, टरबाइंस आगे जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं, जो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन हमने स्टडी किया टाइडल एनर्जी के बारे में, जिसको हम
ज्वार भाटा ऊर्जा का नाम भी देते हैं। हमें पता है कि जो समुद्री क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया, वहाँ पर बहुत से टाइड्स आते हैं, लहरें उठती हैं। उन लहरों की सहायता से हम टरबाइंस को रोटेट कर सकते हैं। टरबाइंस जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ किया जा सकता है। उसके बिना हमने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टडी किए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमास एनर्जी, जिसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है। एक्चुअली में क्या है ये बायोमास एनर्जी? हमें पता है हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर बहुत सा एग्रीकल्चर वेस्ट और आप कह सकते हो जनरेट होता है। इस एग्रीकल्चर वेस्ट को हम एज ए फ्यूल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा, जो धान के खेत होते हैं वहाँ से पराली एज ए वेस्ट जनरेट होती है। अगर हम उस पराली को कलेक्ट कर लें, उसको आगे किसी पावर प्लांट में सप्लाई कर दें, तो वो हमारे लिए एक अच्छा ईंधन का काम करेगा, जिसको हम बायोमास एनर्जी या बायोमास ऊर्जा के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घरों में, गांवों में लोग काऊ या बफेलो पालते हैं दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो उनका जो वेस्ट है काऊ डंग, अगर हम उसको कलेक्ट कर लें, उसको भी हम एज ए फ्यूल बर्न कर सकते हैं। और बहुत से क्षेत्रों में, गाँवों में ऐसा किया भी जाता है। उसके साथ साथ कोई अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, चाहे वो कोई प्लांट पार्ट है, कोई एनिमल पार्ट है, चाहे वो कोई लकड़ी है, गिरे हुए पत्ते हैं, या फसलों के बचे हुए रेजिड्यूज अवशेष हैं, हम इनको एज ए एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, एज ए बायोमास एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, क्योंकि हम क्रॉप्स, प्लांट्स, एनिमल को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं। डेट्स वाई बायोमास एनर्जी हमारे लिए एक रीन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। ये इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हमारे गांवों में, शहरों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये सस्ता रिसोर्स है, इसके ऊपर हमें कोई बहुत अधिक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, दूर दराज क्षेत्रों में, ये सबसे मेन फ्यूल की फॉर्म में उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे ऊर्जा संसाधन को पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये एडवांटेजेस थे। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज सबसे मेन ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी क्रॉप रेजिड्यू को या किसी लीफ को, लकड़ी के टुकड़े को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। डेट्स वाई बायोमास एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स तो है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन तो है, परंतु ये इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिनको हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जान सकते हैं। ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जिनको रिप्रोड्यूस करने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है, बहुत अधिक समय लग जाता है। डेट्स वाई इनको हम अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। कहाँ बनते हैं ये पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई प्रेशर पर और बहुत अधिक समय में, करोड़ों वर्ष का समय लेने के बाद ये बनते हैं। सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, हम बहुत अधिक लंबे टाइम तक इनका उपयोग नहीं कर सकते। डेट्स वाई हम इनको अनवीकरणीय या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, परमाणु ईंधन। ये सब हमारे लिए अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। इन सभी संसाधनों को, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेज, इनको हम जीवाश्मीय ईंधन के नाम से भी जानते हैं।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में लगभग 85% ऑफ एनर्जी डिमांड इन्हीं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से पूरी की जाती है। चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हों, चाहे वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, सबके केस में यही है। उनको जो एनर्जी की डिमांड है, जो एनर्जी की ज़रूरत है, वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ही वो प्रोवाइड की जाती है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इन्हीं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से सप्लाई की जाती है। हम इन गैर नवीकरणीय संसाधनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉसिल्स फ्यूल, जिसको जीवाश्मीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीवाश्मीय ईंधन मतलब जीवों से बना हुआ, जीवों के अलग अलग भाग, अलग अलग पार्ट से बना हुआ ईंधन, उनको हम जीवाश्मीय ईंधन के नाम से जानते हैं। ये हमारी अर्थ के क्रस्ट के नीचे मिलता है, बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, और करोड़ों वर्ष के जो प्रोसेस है उसके बाद ये बनता है। एक्चुअली क्या होता है, हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो किसी कारणवश नीचे दब गए। उनके ऊपर बहुत अधिक मिट्टी, पत्थर, बहुत अधिक टेम्परेचर, प्रेशर, जिसकी वजह से वो करोड़ों वर्ष में केमिकल प्रोसेस से इन फ्यूल्स में चेंज हो गए, इस ईंधन में चेंज हो गए, जिसको हम जीवाश्मीय ईंधन का नाम देते हैं। हमारे पास 3 मुख्य रूप से फॉसिल्स फ्यूल या जीवाश्मीय ईंधन है, जिसमें सबसे पहला है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम कोल या कोयले का नाम देते हैं। दूसरा है लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम पेट्रोलियम का नाम देते हैं। और तीसरा है गैसियस फॉर्म में, जिसको हम नेचुरल गैसेस का नाम देते हैं। ये पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, अत्यधिक गर्मी से बनते हैं, अत्यधिक प्रेशर चाहिए और बहुत अधिक इसके लिए तापमान चाहिए होता है। अगर हम बात करें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसेस की, तो ये हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनको हम रिप्रोड्यूस या रीजनरेट नहीं कर सकते, या इनको रिप्रोड्यूस या रीजनरेट करने में बहुत अधिक समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। डेट्स वाई ये सब हमारे लिए अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। बट इसके साथ साथ ही ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऊर्जा संसाधन भी हैं। इनका उपयोग हम मैक्सिमम एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए करते हैं। चाहे आपने देखा होगा हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जनरेटर सिस्टम्स हैं, वो लगभग पेट्रोलियम पर या प्राकृतिक गैसेस पर डिपेंड करते हैं। वहीं कोयले की बात की जाए तो जितने भी हमारे लिए थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर पानी को गर्म करके स्टीम में बदला जाता है, उस स्टीम से टरबाइन घुमाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ये सभी थर्मल पावर प्लांट कोयले की सहायता से ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर कोयला एज ए फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसी कोयले को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक फॉसिल फ्यूल है, हजारों वर्ष के प्रोसेस के केमिकल रिएक्शन के बाद ये बना है। ये हमारी पृथ्वी पर मोस्ट अबंडेंट फ्यूल है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये जीवाश्मीय ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कार्बन, वाटर, पानी, सल्फर और नाइट्रोजन शामिल होती है। पूरी दुनिया की 70% जो एनर्जी डिमांड है वो कोयले से ही पूरी की जाती है, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल है, अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। ये कुकिंग में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये थर्मल पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे बनता है कोयला? अभी हमने बात की कि करोड़ों वर्ष पहले, लगभग 300 मिलियन ईयर एगो, पृथ्वी पर बहुत अधिक अमाउंट में पेड़ पौधे थे, प्लांट्स थे। कुछ ऐसे पृथ्वी पर चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, चाहे वो भूकंप लगा लो या कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं लगा लो, जिससे वो पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दब गए, ऊपर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे पत्थर जमा हो गए, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया,
और इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से और करोड़ों वर्ष के प्रोसेस के बाद ये सभी पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। क्या इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या नुकसान है अगर हम कोयले को एज ए बायोफ्यूल यूज़ करें? तो सबसे पहला तो कोयला उपयोग करने से हार्मफुल गैसेस जनरेट होती हैं जो हमारे लिए एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं, मीन्स ये इको फ्रेंडली नहीं है। दूसरा, कोयला लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, डेट्स वाई ये अनवीकरणीय संसाधन है, इसको हम बहुत जल्दी रीजनरेट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर हम कोयले को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उससे राख पैदा होती है, और वो राख अगर हम मिट्टी में मिलाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर में अगर उसको मिलाएंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, और एयर में अगर वो डस्ट की फॉर्म में जाएगी तो एयर पोल्यूशन कॉज करती है। इट मीन्स कोयला एक अच्छा संसाधन तो है, बट ये इको फ्रेंडली रिसोर्स नहीं है, ये पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ समस्याएं जनरेट करता है। वहीं हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो हमें पता है कि ये भी एक भूमिगत जीवाश्म ईंधन है जो ज़मीन के नीचे मिलता है। ये भी हज़ारों वर्ष के प्रोसेस के बाद बना है। एक्चुअली समुंदर के तल पर जितने भी जीव होते हैं वो डेड होते रहते हैं, वो नीचे जमा होते रहते हैं, और करोड़ों वर्षों के प्रोसेस के बाद वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। कोयला मुख्य रूप से पेड़ पौधों के दबने से बना है, और पेट्रोलियम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुंदर में या पानी में होते हैं उनकी डेड बॉडी से बनता है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया नेक्स्ट जो हम इसके बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो मेन एडवांटेज तो यही है कि ये हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स है, लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, और इसको हम बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम व्हीकल्स में देखें, चाहे हम इंडस्ट्रीज में देखें या जनरेटर सिस्टम में देखें, इसको बड़ी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। वहीं हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे मेन डिसएडवांटेज तो यही है कि ये भी एक इको फ्रेंडली रिसोर्स नहीं है, इसको बर्न करने से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं, हार्मफुल जो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं, और जिससे एसिड रेन जैसी और भी समस्याएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी रिसोर्स है अनवीकरणीय, वो है नेचुरल गैसेस, या जिनको हम प्राकृतिक गैसों के नाम से भी जानते हैं। ये भी पृथ्वी के सरफेस के नीचे मिलती हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलती हैं। इनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस अवेलेबल हैं। हमारे पास दो मुख्य प्राकृतिक गैसेज हैं जिनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो हम घरों में देखें या इंडस्ट्रीज में देखें। उनमें से सबसे पहली है एलपीजी गैस, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ की जाती है। और जो दूसरी नेचुरल गैस है वो है सीएनजी, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, जिसको आजकल ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में, गाड़ियों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अगर हम नेचुरल गैसेस की बात करें तो ये पूरी दुनिया की 20% एनर्जी डिमांड को पूरा करती हैं, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। इसको अगर हम देखें तो ये भी हज़ारों वर्ष पहले जो माइक्रोब्स हैं उनके दबने से बना है। जो समुंदर के सरफेस पर, समुंदर के तल पर जो माइक्रोब्स थे वो नीचे दब गए, और हज़ारों वर्ष के प्रोसेस के बाद वो भी या तो ऑयल में चेंज हो गए या गैसेस में चेंज हो गए, और उन गैसेस को हम अर्थ क्रस्ट से निकाल करके आगे डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला तो इन गैसेस को या इन फॉसिल्स फ्यूल से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये चीप संसाधन है, मीन्स सस्ते हैं, मीन्स इनमें हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह।
ये एफिशिएंट फ्यूल हैं, इनको कम अमाउंट में बर्न करके हम बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका कहीं भी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मौसम कैसा भी है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, हम इनको बड़ी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। बात करें हम डिसएडवांटेज की, तो जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हैं उनका जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है पोल्यूशन। ये सभी रिसोर्स पोल्यूशन कॉज करते हैं, मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। हमने कोयले की बात की थी, पेट्रोलियम की बात की थी, नेचुरल गैसेस की बात की थी। ये सभी जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल हैं ये प्रदूषण कॉज करते हैं। दूसरा, इनको यूज़ करने से, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये इनका दूसरा हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो इन रिसोर्सेज को यूज़ करने से सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। वो सल्फ़र कंपाउंड एयर में जाएंगे और एयर को एक तरह से टॉक्सिक या पोल्यूशन करेंगे। जब रेनफॉल का क्लाउड्स आते हैं, रेनफॉल होता है, तो यही सल्फ़र कंपाउंड बारिश की बूंदों के साथ वापस पृथ्वी पर आते हैं, जिनकी पीएच काफ़ी कम होती है। मीन्स वो वर्षा जल को एसिडिक बना देते हैं, जिसको एसिड रेन या अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। ये एसिड रेन बहुत हम कह सकते हैं कि हार्मफुल होती है। ये हमारे प्लांट्स के लिए, सीड्स के लिए, या जो हमारी जितनी भी रिलीजियस इमारतें हैं, हमारी जो धरोहर है, उनको भी ये नुकसान करती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हमारी धरोहर है ताजमहल, उसका जो कलर है वो फेड हो रहा है, और उसका मुख्य कारण यही है, जो इन्वायरमेंट में सल्फ़र कंपाउंड हैं, वो सल्फ़र कंपाउंड रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं, और वो एसिड वाटर जब उस इमारत पर जाता है तो उसके कलर को फेड करता है, उसको एक तरह से डीजनरेशन का काम करता है। दूसरा, इन फॉसिल्स फ्यूल को निकालना भी अपने आप में एक मुसीबत है, एक मुश्किल है। चाहे वो कोयले की माइनिंग करनी हो, चाहे वो पेट्रोलियम को निकालना हो, चाहे वो प्राकृतिक गैसेस को निकालना हो, तो वो भी अपने आप में एक मुश्किल प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये थोड़े हमारे लिए मतलब इनको यूज़ करना या निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ये हमारे फॉसिल्स फ्यूल बर्न किए जाते हैं, और वहाँ पर लार्ज अमाउंट में ये गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारे लिए एयर पोल्यूशन का काम करती हैं। अब बात आती है, क्या ये फॉसिल्स फ्यूल रीन्यूएबल हैं? तो हम बताएंगे ये फॉसिल्स फ्यूल रीन्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये हज़ारों वर्ष के प्रोसेस के बाद बनते हैं। इनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता या बहुत अधिक टाइम लगता है। डैट्स वाई ये हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में है। ये हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको हम ज़्यादा टाइम तक उपयोग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, जिसको हम परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल ऊर्जा संसाधन है, बट ये भी एक अच्छा एनर्जी रिसोर्स है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे लिए कोयले की जगह पर अच्छा संसाधन है, कोयले को रिप्लेस कर सकता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल उसको हम यूज़ करेंगे एज ए फ्यूल, उससे लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी से हम फिर से वाटर को स्टीम में चेंज करेंगे। वो स्टीम आगे टरबाइंस या जनरेटर को रोटेट करेगी और उससे भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मीन्स जो थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग था, सेम न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी न किसी न्यूक्लियर मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ होता है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में दो टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है। या तो वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन नाम की रिएक्शन चल रही होगी, या न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की, आइदर फिशन और फ्यूजन। क्या होता है न्यूक्लियर फिशन में?
कोई बड़ा एटम, कोई बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वहीं हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो वहाँ पर दो से ज़्यादा छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, उससे भी बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की, जिसको हम परमाणु विखंडन के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ये हमारे लिए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि एक बार अगर यूरेनियम यूज हो गया तो ये ख़त्म हो जाता है, इसको हम रीयूज नहीं कर सकते। क्या किया जाता है, पृथ्वी से अलग अलग हिस्सों से यूरेनियम मेटल निकाला जाता है। उस यूरेनियम मेटल को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सप्लाई किया जाएगा, जहां उसको फिशन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जिससे उससे बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को हम आगे स्टीम्स जनरेट करने में यूज करेंगे। स्टीम्स टरबाइन को घुमाएंगी, टरबाइन जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं और लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 11% ऑफ एनर्जी डिमांड इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है। ये अच्छे एनर्जी रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में यूरेनियम चाहिए होता है, बहुत कम अमाउंट में फ्यूल चाहिए होता है, और ये पोल्यूशन भी कॉज नहीं करते। इनसे किसी तरह की हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती। डेट्स वाई ये इको फ्रेंडली रिसोर्स हैं, बट ये नॉन रीन्यूएबल हैं, क्योंकि एक बार यूरेनियम यूज हो गया तो उसके बाद हम इनका यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, न्यूक्लियर फिशन से हम यूरेनियम को ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ा जाएगा, जिससे बहुत अधिक अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। उस हीट से हम वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे, स्टीम्स टरबाइन को घुमाएंगी, टरबाइंस आगे जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं और जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम गाँवों में, शहरों में, इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करेंगे, जहां उसका डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए सस्ता रिसोर्स है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। इसको एस्टेब्लिश करना, इसको मेंटेन करना हमारे लिए सस्ता है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज़ करने से किसी भी प्रकार की हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। मीन्स ये हमारे लिए पोल्यूशन कॉज करने वाला एजेंट नहीं है, इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरा, इसमें कम अमाउंट में फ्यूल यूज करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा पैदा की जा सकती है। डेट्स वाई काफ़ी एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्स है। और फोर्थ जो सिग्निफिकेंस या एडवांटेज है कि अगर वेस्ट जनरेट होता भी है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा, जिसको बाद में बड़ी आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, ताकि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। वहीं बात करें डिसएडवांटेज की, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो बहुत हार्मफुल रेडिएशंस जनरेट करता है। अगर किसी पावर प्लांट में किसी वजह से लीकेज हो जाए तो उस एरिया में, उस बहुत बड़े क्षेत्र में रेडिएशन फैल जाती हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती हैं। मीन्स ये एक ख़तरनाक रिसोर्स है अगर रेडिएशन फैलती हैं तो। दूसरा, जो वेस्ट जनरेट होगा उसको भी अच्छे से पैक करके, सील करके काफ़ी ज़मीन के नीचे दबाया जाता है, ताकि उससे अगर जो भी रेडिएशंस या थोड़ी बहुत हानिकारक किरणें निकलती हैं तो वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं। ये दो इनकी डिसएडवांटेज हैं, अदरवाइज़ ये हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि इसकी एडवांटेजेस मैक्सिमम है। अब बात करते हैं, क्या ये न्यूक्लियर पावर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो हम कहेंगे नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि इनमें यूरेनियम यूज़ किया जाता है, और एक बार अगर यूरेनियम यूज हो गया तो वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसको हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते।
तो इस तरह से हमने बहुत सारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। तो एक बार फिर से हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से हमने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। जिसमें सबसे पहले था कोयला, जिसको हम कोल के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने देखा था ये मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल एनर्जी रिसोर्स है, जिसमें कार्बन, सल्फ़र और नाइट्रोजन शामिल होती हैं। ये पृथ्वी के नीचे दबे हुए पेड़ पौधों से हज़ारों वर्ष के प्रोसेस के बाद बनता है। ये रीन्यूएबल नहीं है, क्योंकि एक बार ये यूज हो गया तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स था वो था पेट्रोलियम, जिसमें हमने देखा कि ये भी पृथ्वी के नीचे उसको निकाला जाता है। मेनली ये समुंदर के नीचे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके जमा होने से, उनके डिकम्पोज होने से बनता है। तीसरा हमने देखा प्राकृतिक गैसेस, जिसमें हमने देखा कि अर्थ सरफेस के नीचे कुछ एक गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस प्रेजेंट हैं। हमारे पास दो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैसेज हैं, जैसे एलपीजी और सीएनजी। ये पूरी दुनिया में लगभग 20% एनर्जी डिमांड को पूरा करती हैं। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, जिसको हम परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भी देते हैं, जिसमें हमने देखा कि यूरेनियम की हेल्प से बहुत अधिक अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। उस हीट एनर्जी से हम स्टीम जनरेट करेंगे और स्टीम टर्बाइंस को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। इसके एडवांटेजेस भी थे कि ये एक चीप रिसोर्स है, ज़्यादा महंगा नहीं है, इससे वेस्ट जनरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और जो वेस्ट है वो भी बहुत कम होता है। फिर हमने ये भी स्टडी किया कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि इनमें यूरेनियम यूज किया जाता है, जो एक बार यूज होने के बाद ख़त्म हो जाता है, उसका हम बार बार उपयोग नहीं करते। अब हम बात करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन यही कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें आपको उनके डेफिनेशन के साथ एक तो एग्जांपल बताने होंगे कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे लिए रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये आपको एग्जांपल बताने होंगे। वहीं बात करें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीजनरेट या रीयूज़ नहीं कर सकते और ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। एग्जांपल की बात करें तो हमारे लिए कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में चांसेज हैं पूछने के, वह एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के नॉन रीन्यूएबल मीन्स अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा, जिसमें आप कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में बताओगे। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस मीन्स कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों पर एक संक्षिप्त नोट लिखो, जिसमें आपको इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा बताना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, इनसे इनका यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इनका फ्यूल क्या है, वो सब आपको बताना होगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एनर्जी कंसेप्ट से रिलेटेड था, वो कंप्लीट होता है। अभी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको रीड करो और एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी करो। थैंक यू।